सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड के इस दौर में बच्चों की स्कूली शिक्षा की चुनौतियां विषय पर। वाकई कोरोना महामारी के इस दौर में बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। शिक्षा का पैटर्न भी चेंज हो गया है, जो बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए चुनौतियों से भरपूर है। तो आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनिसेफ के शिक्षा विशेषज्ञ FA जामी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। आप मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्यकांत कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जामी सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि कोविड के इस दौर में अब ऑनलाइन जो शिक्षण है एक व्यापक विकल्प के तौर पर उभरा है, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, जब इस दौर में स्कूल जब बंद हुए जी। तो उस समय सारी चीज़ें एक तरह से रुक गईं और उस सीमित क्षेत्र में क्या संभव था इसको देख करके सरकार ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि हम कैसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, और इसमें उन्होंने ऑनलाइन को एक जरिया बनाया कि इसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, और ख़ास करके चूँकि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखें आप तो जिस तरह का यहाँ फैला हुआ क्षेत्र है और दूर दराज के इलाके हैं, और लोगों के पास इसकी सुविधाएं इतनी नहीं है कि वो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधाएं दे सकें, खास करके छोटे बच्चों के लिए। तो इसकी अपनी एक सीमित पहुंच रही। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि जितने देर तक आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिला उसमें आपने सीखा क्या, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आज मौजूद है। बिल्कुल। और इसी के साथ चूँकि ये बहुत लंबे समय तक चला, पहले फेज़ में उम्मीद थी कि ये शायद कुछ सप्ताह या कुछ महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब चूंकि ये करीबन 1.5 साल इस प्रकार से चला है, तो अब ये चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो हम इस चुनौती से कैसे ओवरकम करेंगे, इस पर हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। डॉक्टर सत्यकांत, हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि कोविड काल में शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसे अडॉप्ट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और इसका जो असर होता है खासकर देखा जाए तो बड़ों पर तो पड़ता ही है, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर डिजिटल शिक्षा का कैसा असर पड़ा है, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जो डिजिटल शिक्षा है तो इसका पैटर्न हम लोग तैयार नहीं थे, सबके लिए बिल्कुल नया है। कोई भी, मुझे लगता है कि शिक्षाविद हों, टीचर्स हों, अभिभावक हों, बच्चे हों, खुद भी इसके लिए रेडी नहीं थे। एक सिंपल पैटर्न था। स्कूल जाने से हमें ये बेनिफिट हुआ करते था कि ज्ञान तो बच्चों को मिल ही रहा था, साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा बहुत सारी हमें सीखने को मिलती थी। हम खेलते थे, दोस्ती करते थे, संबंध बनाते थे, टूटते थे, बहुत सारे तनावों को झेलते थे, और कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व का विकास होता था। लेकिन डिजिटल शिक्षा का जो, अगर हम माइनस पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल स्ट्रेन है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या मेंटल स्ट्रेन के फॉर्म में हो, दोनों ही पड़ता जा रहा है। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि ऑनलाइन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग के केसेस हमारे पास बहुत सारे बढ़े, और बहुत सारे साइबर फ्रॉड, और बच्चों ने भी गेम्स में बहुत सारे पैसे खर्च किए पेरेंट्स को बताए बिना। तो कहीं ना कहीं इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों को की जो स्लीप की आदतें थी उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। बहुत देर रात तक बच्चे जाग रहे थे। जागने के साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो थी, फ्रेश महसूस नहीं कर रहे थे बच्चे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्लस पॉइंट की बात देखें तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे हर स्थिति के लिए तैयार हो सकें। कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि अगर हमें डिजिटल चीज़ों का यूज़ कितना, किस सीमा तक करना है, तो वो हमारे लिए प्लस होगा। क्योंकि हो सकता है पैंडेमिक फिर से आए, हो सकता है पैंडेमिक की, जैसा कि सर ने बताया कि जो ड्यूरेशन है वो हमें पता नहीं कि कब तक चलने वाली है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लर्न करें, और अभिभावक भी इस बात को समझें कि हम बच्चों को इसके लिए सेंसिटिव बनाएं। इसलिए मैं एडवोकेट करता हूं कि ये स्कूली पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि सेंसिटिव यूज हम ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे कर सकते हैं, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये हम बच्चे में शुरू से
बताएंगे तो वो बहुत ही विवेकपूर्ण उसका यूज करेगा, और टेक्नोलॉजी का यूज हम रोक नहीं सकते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे विकास के लिए जरूरी है। तो अगर मुझे मेरी सीमाएं पता होंगी तो वो मैं इसका बेहतर यूज करूंगा अपने विकास के लिए, और सेकेंडली अगर मैं अपना विकास करता हूं तो साथ ही साथ हमारे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि स्कूल एजुकेशन से ही अगर हम जो इंटरनेट का एक्सेस है इन सब चीज़ों का बच्चों को जानकारी रहेगी, अवेयर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मिसयूज बहुत कम हो पाएगा। तो जामी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि जो दूर दराज के दूरांचल हैं, गांव हैं, वहां पर जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, वैसे बच्चों को काफ़ी असर पड़ा है। देखा जाए तो उनके पास गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाए हैं। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, यूनिसेफ ने क्या कुछ किया? इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि चूँकि पूरे स्टेट की बात थी, तो इसमें शिक्षा विभाग ने भी काफ़ी कुछ किया है, और उसके बारे में मेरे ख्याल से आपके माध्यम से लोगों को कुछ चीज़ें पता होंगी, कुछ चीज़ें जान सकते हैं। एक तो इन्होंने ये किया कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने जो बच्चों की किताबें हैं और बच्चों के लिए विशेष सामग्री प्रिंट कर करके उनके दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश की है। जी, हर स्कूल तक तो पहुंची ही है। अब कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी घर तक नहीं पहुंची हो, तो जो इस बात को सुन रहे हैं वो कोशिश करें शिक्षक से मिल करके कि बच्चों के लिए जो बनाई सामग्री है वो उन तक पहुंचे। इसमें खास करके यह ध्यान दिया गया है कि बच्चों के साथ माता पिता घर पर सरल रूप से क्या गतिविधियां करवा सकते हैं, ताकि उनका एक सततता बनी रहे, उनके सीखने में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि अभी वर्तमान में स्कूल खुल गए हैं, और ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि उन्होंने स्कूल खोलने को दोबारा खोला, लेकिन 50% हाजिरी के साथ है अभी। तो फिर भी बहुत बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनको घर में उनकी पढ़ाई के लिए जो मटेरियल सरकार ने दिया है वो मटेरियल उनको उपलब्ध कराया जाए। यूनिसेफ ने ये किया है कि यूनिसेफ की वर्तमान में और पहले भी जो शिक्षक के जो सुपरवाइजर होते हैं, जिनको के क्लस्टर लेवल के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स और ब्लॉक लेवल के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को के साथ एक सतत प्रशिक्षण का प्रोग्राम यूनिसेफ ने किया कि इस दरमियान में पढ़ाई की नियमितता और सततता को कैसे बरकरार रखा जाए। जी। तो आप इन सामग्री को बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, शिक्षक को कैसे आप मदद कर सकते हैं कि वो जब टीचर्स वो जब पेरेंट्स से मिले, क्योंकि उनके काम में ये था कि वो रोज़ाना 5 पेरेंट्स से मुलाकात करें, कुछ से फ़ोन पे बात करें अगर वहाँ जाना संभव नहीं है। तो आप क्या बात करें, कैसे बात करें, और अपनी बातचीत से पेरेंट को कैसे, अभिभावक को कैसे उनको उत्साह दिलाएं कि घर में एक अच्छा माहौल ऐसे बने जिससे कि बच्चे सीख सकें। साथ ही साथ जो बच्चों ने, जैसे सर ने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि स्कूल केवल पढ़ाई और विषयगत पढ़ाई का नहीं, ये बच्चों के पूरे व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अनुभव देता है, जिसमें अपने साथियों के साथ और अपने से बड़ों के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण में वो कई बार डील करते हैं। ये उनका छूटा है। तो इसके लिए भी जो वो आधे दिन भी जब स्कूल आना हो, तो जब संभव हो तो अभिभावक बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि जब अपने साथियों के साथ वो मिलेंगे, उनसे झगड़ के भी उनको कुछ सीखना होता है, वो निगोशिएट करना, अपनी लाइफ स्किल वो सीखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। यूनिसेफ का सपोर्ट शिक्षा विभाग के साथ रहा है, टीचर्स के सुपरवाइजर की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के। एक हमने अध्ययन भी किया था पिछले साल कि कितने % बच्चों तक ये सामग्री पहुंची है। तो सेकंड वेव उस समय चल रहा था, करीबन 2020 सितंबर में हमारी रिपोर्ट आई थी। उसमें यह था कि 40% बच्चों तक ये सामग्री पहुंच पाई है, यानी 60% तक नहीं पहुंची है। और उसमें भी इंटरनेट के साथ जो पहुंची है वो 12-13% के ही बच्चों ने ये बच्चों से भी बात की, अभिभावकों से बातचीत की। तो मतलब ये है कि एक बड़ा ग्रुप है। मैं ख़ास करके छोटे बच्चों, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो इसकी थोड़ी सीमित उपयोगिता है, और भी तरीके से उनको मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। लेकिन जहां बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो पढ़ना लिखना सीख चुके हैं और बेसिक मैथमेटिक्स सीख चुके हैं, उनके लिए सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी इस माध्यम से काफ़ी खुल जाती है। बिल्कुल। जामी सर ने एक बात और बताई अपने डिस्कशन में कि अक्सर डॉक्टर सत्यकांत, देखा जाए स्कूल खुल गए हैं लेकिन अब भी बच्चों का जाने का मन नहीं है, तो ऐसे ये किस तरह से उनको साइकोलॉजिकल क्या असर उनके ऊपर पड़ रहा है? कैसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे वो तैयार करें और बच्चा ओवरकम होकर स्कूल पहुंचे? अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों को भी वहीं पे गैजेट्स के सामने दिन भर बैठे रहने की आदत लग गई है। इस लत से कैसे दूर किया जाए, उनको वापस से स्कूल कैसे भेजा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, एक सोशल ऑब्जर्वर के रूप में मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें 2 खेमे बट गए हैं।
एक परिवार और बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं उनको कोविड को लेकर के फियर है। एक ग्रुप ऐसा भी है जो जाने अनजाने में जिसने कंफर्ट लेवल डेवलप कर लिया, जो स्कूल नहीं जाना चाहता जी। वो पेरेंट्स भी का भी एक ऐसा खेमा है और बच्चों का भी है कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कहीं स्कूल खुल तो नहीं जाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, जी हाँ, वो प्लेजर फील कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने ग्रुप्स देखे हैं लोगों के। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो शिक्षा है अगर वो प्रभावित होगी तो बहुत लंबे समय तक हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। अगर हम 2 साल पहले की स्थिति देखें और अभी की स्थिति देखें तो उसमें काफी फर्क आ गया है। हमें बीमारी के बारे में भी पता है और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है वो बहुत ही प्रभावी रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पेरेंट्स को अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा और इस महत्व को समझना होगा। हम कई बार चीजें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डाल देते हैं कि नहीं, मैं तो अगर मुझे प्रिविलेज मिल रहा है तो स्कूल खोलना है, जब कंपलसरी होगा तभी हम जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बेस्ट समय है कि आपको मोटिवेट होकर के बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंफर्ट लेवल हो सकता है अभी डिस्टर्ब करे, लेकिन ये लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है कोविड की जो मानसिकता है। इसलिए स्कूल भेजें, बच्चों को पढ़ने दें, उनको सीखने दें। वहां पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, व्यक्तित्व का विकास है, उसमें आपका रेजिस्टेंस बाधा नहीं बने कि आपके बच्चे का जो व्यक्तित्व हो प्रभावित हो सकता है इससे। और आज वो आपको बच्चा लग रहा है लेकिन कल ही वो वयस्क बनने वाला है। तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कठिन समय को डील करके एक बेहतर इंसान बन सकें और प्रोडक्टिव इंसान बन सकें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सत्यकांत कि ये राइट टाइम है कि बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए। और जो पेरेंट्स है जिनके अंदर डर बैठा हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद उन्हें अपना डर निकाल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जामी सर, देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन को लेकर वैसे भी लोग बहुत पीछे रहते हैं। अक्सर देखा जाए तो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं या बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं। तो ऐसे में गर्ल्स के जो है स्कूल ड्रॉप के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जैसे एक कंफर्ट जोन में आने की वजह से एक जो घर में हर व्यक्ति के दिनचर्या जो है वो बिगड़ गई है। सो के उठने का समय से लेकर के खाने का समय, नहाने का समय और किसी काम को करने का टाइम टेबल बिगड़ गया है। जी जी। अब जब तक आप इसको वापस एक टाइम टेबल में नहीं लेके आएंगे तब तक आप आगे किसी भी काम में आपको परेशानी होगी। तो ये तो हमें सबको समझना चाहिए कि हमें एक टाइम टेबल में लेके आएँ, वापस लेकर के आएँ बच्चों को। और इस टाइम टेबल में, और सरकार ने वैसे बहुत सी इस तरह की प्रावधान कोशिश की अपने तरफ से पूरी की है कि स्कूल में सुरक्षित वातावरण रहे, सुरक्षित माहौल रहे। जो फंड्स हो सकते थे, जो गाइडलाइंस हो सकती थी, जो ट्रेनिंग हो सकती थी, चूंकि 1-2 ट्रेनिंग में मैं भी शामिल रहा हूं, कि सभी टीचर्स का और लोगों का ओरिएंटेशन किया गया कैसे बच्चे आएँ तो आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखेंगे अपने इसमें। तो बच्चों को तो ज़रूर भेजना चाहिए अगर स्कूल खुल जाते हैं वहाँ पर। तो रही बात इसकी कि जैसे ये टाइम टेबल ब्रेक हुआ उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चियों को पड़ा, इसलिए कि घर के काम में उनको खींच लिया गया। अब पहले से भी थोड़ी सी मानसिकता इस तरह से थी कि बच्चियां नहीं जा रही थी, लेकिन जो अपने थोड़ा सा मजबूती के साथ अपनी बात रख के जो जाने लगी थी उनको मजबूरी इसके तहत उनको अब उनको घर से काम से वापस उनको छोड़ने में झिझक है, हिचकिचाहट है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने टाइम टेबल पे वापस आना होगा और बच्चियों के लिए जो स्पेस हमने क्रिएट किया था उस स्पेस को वापस बच्चियों को देना होगा। खास करके जब अभी जो भी स्कूल चले हम अभियान या इस प्रकार के कोई भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो चले उसमें भी खास करके लड़कियों को वापस स्कूल लाने के ऊपर एक फोकस्ड कम्युनिकेशन, एक संवाद होना चाहिए कि क्यों इनको लाना ज़रूरी है। और ये अंदाज़ा लगता है, ऐसे बहुत मतलब उस तरह से डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगता है कि ड्रॉप आउट्स बढ़ेंगे, लड़कों के भी बढ़ेंगे लेकिन लड़कियों के ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमें उस पर ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़रूरी है उस पर ध्यान रखना। डॉक्टर सत्यकांत, मैं उन छोटे बच्चों की बात करना चाहूँगी जिन्होंने कोविड के दौर में ही स्कूल जाना शुरू किया और ऑनलाइन क्लास करने लगे, लेकिन अभी कोविड के केसेस कम हो गए हैं, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन उनको तो स्कूल का एटमॉस्फेयर ही नहीं पता है कि स्कूल क्या होता है, कैसे होता है। वो बच्चे कैसे स्कूल में अपना सामंजस्य बिठा पाएँ, तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले एक इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि हमें उस दिन का इंतज़ार नहीं करना है कि जब गवर्नमेंट आपको मैंडेटरी कर दे कि स्कूल आना है, ये लिबर्टी ख़त्म कर दे। बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेशन के साथ में जा चुकी है और
करंट कंडीशन में हमें जीना सीखना होगा कि आज फिलहाल ये कंडीशन है कोविड की, कल क्या होगी मुझे नहीं पता, बट आज अगर सब कुछ कंट्रोल्ड है तो हमें भेजना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को या हमको कोई भी इन्फेक्शन होता है, देखिए हम इन्फेक्शन से मुझे लगता है कि बचने के फिलहाल सारे प्रिकॉशंस जानते हैं, हम उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहें। जो हमें शासन सरकार द्वारा बताया गया था कि कोविड के साथ में जीना सीखना है, तो हो सकता है कि जैसे अब ये धीमे धीमे समय के साथ में नॉर्मल सर्दी जुकाम का रूप ले लेगा, जैसे आपके बच्चों को हुआ करता था कि अरे उसको तो URTI हो गया है, गला खराब है, वैसे हो सकता है धीमे धीमे ये फॉर्म में बदलता चला जाए। तो एप्रीहेंशन में मत रहिए, करंट जो कंडीशन है उसके हिसाब से डील करिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि वो जो लर्निंग बच्चा इस समय जो नहीं सीख पाएगा, हो सकता है उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहे। इसलिए आप लोग सजग हों और बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, क्योंकि वहाँ पे जो स्किल सीखेंगे वो आप घर में नहीं सिखा सकते, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर भी आपके अगर मन में भय है तो घर में भी आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि जो मॉड्यूल्स हैं वो उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लस उपलब्ध हैं जिनमें हम बच्चों को कैसे डील करें घर में, कैसे व्यवहारिक शिक्षा दें, वो हम कर सकते हैं। इवन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, लेकिन 7-8 साल के पहले तक की जो शिक्षा है वो आराम से घर में दी जा सकती है और उसमें व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है। तो इसका भी हम लाभ उठा सकते हैं, मिला जुला काम करें, स्कूल भी भेजें और साथ में बच्चों पर काफ़ी ध्यान दें। लेकिन आप साथ से जो बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं वो अपना समय दे सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स भी टेक्नोलॉजी में डूबे रहेंगे तो बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। ये मुझे लग रहा है सबसे बुरी बात है जी। बच्चों को सबसे कीमती चीज आज कुछ भी दे सकते हैं वो है समय, और हम एक्सटर्नल गिफ्ट्स को समझते हैं। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात कही है कि जो है जिसकी बोलते कोई कीमत नहीं है और बेशकीमती है टाइम, समय दे सकते हैं अपने बच्चों को, तो उससे काफी कुछ समझा जा सकता है बच्चे के बारे में भी और काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है। जामी सर, प्रदेश में देखा जाए तो शिक्षकों ने डिजिटल डिवीजन को पाटने के लिए काफी सारी कोशिश की है, गांव-गांव जाकर साइकिल से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है और भी दीवारों पे बोर्ड लेखन के जरिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मोहल्ला क्लास जब स्कूल बंद हो गए तो अपने आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ एक मेंटर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई दीदी अपने स्कूटी पे लाइब्रेरी लेके जा रही हैं। वैसे ही कई सारी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने 8-8, 10-10 बच्चों के समूह बना करके वहाँ के वॉलंटियर्स के साथ, मैंने खुद देखा कि वहाँ उन्होंने छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और जो किताबें या जो सामग्री राज्य शिक्षा केंद्र से भेजी जाती थी उसको ही अच्छे ढंग से सुनाया। कोई कहानी है, कोई दीदी अच्छे से कहानी सुना रही है, कुछ छोटे गीत करवा रही हैं, कुछ जोड़ घटाने का सामग्री के साथ काम हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम रहा है। और चूंकि देखिए जब सब चीज़ें रुक जाती हैं तो फिर आपको सोचना होता है कि इस सीमित या इस कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में हम क्या करें। तो उसमें जो मोहल्ला क्लासेस का जो कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने अनुभव रहा प्रदेश का, वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उसमें कई हजार मोहल्ला क्लासेस, हो सकता है लाखों में हो, मतलब प्रदेश में चले हैं, जिसमें 8-8, 10-10 के समूह, मतलब बच्चों के समूह को उनको पढ़ाने का काम हुआ, काफ़ी सफल रहा है। इसको हमें सीख के रखना चाहिए। जैसे सर ने अभी कहा कि कोविड एक तो है महामारी, लेकिन अगर किसी और फॉर्म में आती है तो बच्चों की पढ़ाई अगर उनके जीवन के शुरुआती स्तर का 2 साल 3 साल जब निकलता है, ये समझिए कि किसी भी बिल्डिंग बना की बुनियाद से आपने कुछ ईंटें निकाल ली, अब उस बिल्डिंग की क्या मजबूती रहेगी। तो इसलिए इसको हमें उस तरह से देखना चाहिए कि इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम मैं एक जगह और भी देख रहा था कि जब कोविड के केसेस बढ़े हुए हों तब भी स्कूल भेजने का खतरा कम है स्कूल से महरूम करने के खतरे को। तो अगर आप स्कूल से महरूम करते हैं बच्चों को तो वो ज़्यादा बड़ा खतरा आप बच्चों को डाल रहे हैं बनस्बत स्कूल जाने के। और हम उसके सेफ्टी के साथ पूरे प्रिकॉशन के साथ रहें, लेकिन स्कूल ज़रूर जाएं और वो अनुभव लें। सरकार को भी इसके ऊपर थोड़ा सा और कम्युनिकेशन, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करने की शायद ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात आपने कही है। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके पास बातचीत करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो एकाकी परिवार में सिंगल फैमिली के बच्चे, उनके पास कोई नहीं होता है कि वो किससे बात करें। तो क्या कोविड ने उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा असर डाला है? डेफिनेटली हमारा जो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जितना ज़्यादा हमारा सोशल कनेक्शन होगा उतना हमारा ब्रेन और हेल्दी होता है। यूजुअली हम सोचते हैं कि ब्रेन कोई मसल है, उसमें पावर की ज़रूरत होती नहीं। ब्रेन को चाहिए स्नेह,
करुणा, दया, सम्मान और रिकॉग्निशन, इससे वो उसका पालन पोषण होता है ब्रेन का। तो निश्चित तौर पर अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो वो एज पर रहते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि हमें यथासंभव ब्लेम टेंडेंसी से बचना चाहिए। अगर हमने एकाकी परिवार चुना है तो वो हमारा खुद का फैसला है जी, और अगर मजबूरीवश भी रह रहे हैं तो वो भी हमारा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं फोकस कराना चाहता हूं कि हम केवल मॉडिफाइबल फैक्टर्स पर बात करें, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस पे हमें ब्लेमिंग टेंडेंसी हटानी होगी, तब हम एम्पावर्ड होते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में अगर संयुक्त परिवार भी है या सपोज आपका एकल परिवार भी है, हम अगर अलग थलग हैं तो एक ही परिवार में हर इंडिविजुअल एक परिवार बन चुका, हम इतने अकेले हो चुके हैं कि हमारा और हमारा मोबाइल से साथ है और सब हम बस एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो जो सहजीविता है और परिवार का कंसेप्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूंगी, अक्सर एक इंटरनेट पर हम पिक्चर देखते हैं जिसमें बच्चे, मम्मी पापा सब अपना अपना मोबाइल या गैजेट लेकर बैठे रहते हैं। जी जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रही हैं। तो हम संयुक्त परिवार में रह करके भी अकेले रह रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। अगर हम एम्पावर्ड हैं, अगर हमारा ब्रेन हेल्दी है तो हम अकेले भी सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैं इस स्कूल का विद्यार्थी हूँ जो बिलीव करता है कि हम एम्पावर्ड करें, खुद भी हों और बच्चों को, क्योंकि बच्चों का मेन लर्निंग जो होता है 15 साल तक वो सोशल लर्निंग होता है, विवेक विकसित कम होता है। तो हम जो भी आसपास हो रहा है उसको कॉपी करते हैं लगभग, ऑलमोस्ट बिहेवियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों को एम्पावर्ड करें, ब्लेमिंग टेंडेंसी से हटाएं और सेल्फ सफिशिएंट उनको बनाएं कि हम किसी भी कंडीशन को डील करें। क्योंकि अगर ये आपके बच्चे ने सपोज इसको अच्छे से डील कर लिया तो लाइफ टाइम किसी भी बड़े स्ट्रेस को डील करने में सक्षम होगा, ना कि ब्लेम करके। कई बार हम स्कूल को ब्लेम करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं, परिवार को ब्लेम करते हैं। नहीं, हम क्यों ना मॉडिफाइबल फैक्टर पर बात करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम इस कंसेप्ट से करेंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वो हमें ही कॉपी करते हैं और हम आस पड़ोस के लिए भी एक मॉडल बनते हैं कि इस फैमिली ने ऐसा काम किया तो हम भी उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि आप देखिए बिहेवियर कॉपी होता है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे अक्सर देखा जाए तो बड़ों की कॉपी करते हैं और उनसे ही सीखते हैं। जावेद सर, एक और सवाल है मेरा आपसे कि कोविड के दौर में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमने भी कई कार्यक्रम बनाए हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, स्कूल चले अभियान और कई जो है रेडियो स्कूल ऐसे सुनाए जाते हैं और टीवी पर दिखाए जाते हैं बच्चों को। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहा है। इनफैक्ट रेडियो तो एक पुराना साथी रहा है। मीना की दुनिया प्रोग्राम रेडियो के माध्यम से चला और ये काफ़ी बच्चों ने काफ़ी इसको लाइक किया। और कोविड के काल में भी रेडियो को और दूरदर्शन को दोनों से कई प्रोग्राम रिले हुए। इससे भी है कि इससे भी एक अच्छा कनेक्ट बनता है। देखिए, आप इसके अंदर आप एक्सपर्ट्स की जो भी ओपिनियन है, खास करके अगर थोड़े से बड़े बच्चे हो जाए, 8, 9, 10th 11th वाले जो बच्चे हैं, उसमें तो एक तरह से काफ़ी मतलब पूरा तो नहीं होता, लेकिन एक काफ़ी लेवल तक अच्छे से पढ़ाई को इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत पावरफुल माध्यम है और इसका उपयोग शिक्षा विभाग ने भी किया और ये अच्छी पहल है। इसको हमें और बिल्ड करना चाहिए। जी बिल्कुल, शायद यूनिसेफ ने भी अवेयर करने के लिए जो प्राइवेट एफएम है उनके साथ में और आकाशवाणी के साथ में मिलकर बच्चों को जागरूक करने के कई प्रोग्राम्स बनाए, कोविड से बचने के उपाय बताए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, यूनिसेफ की एक अध्ययन की बात मैं कर रही हूँ जहाँ पर 5 से 13 साल की आयु के 1/3 छात्रों और लगभग आधे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर या बहुत खराब असर पड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के मानसिक हालात को दुरुस्त करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लानी पड़ेगी, साइको सोशल अप्रोच लानी पड़ेगी, रादर बायो साइको सोशल अप्रोच लानी पड़ेगी। मैं इस बात को एडवोकेट करता हूँ कि स्कूल के करिकुलम में मेंटल हेल्थ को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होंगे कि जैसे मुझे स्कूल में बताया जाता है, किताबों में लिखा रहता है कि मुझे हाथ धो करके खाना खाना है, क्यों मुझे ये नहीं बताया जाए कि मेरे को क्लास में जब कोई बुली करे तो मैं उसे कैसे डील करूँ? क्यों नहीं मुझे किताब में लिखा रहे कि मैं अगर 10th में किसी से मेरे मार्क्स कम आते हैं, 8th में मार्क्स कम आते हैं, मैं किसी से कमतर परफॉर्मेंस करता हूं तो उसको मैं डील कैसे करूं? तो तनाव प्रबंधन को स्कूली शिक्षा में शामिल करना बेहद आवश्यक है। इसके हमेशा दूरगामी परिणाम होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि दया, करुणा, स्नेह, इन सब इमोशंस पर हम बातें करें और इनको जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोग इसके महत्व को समझेंगे और पूरे परिवार पर उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता में लाना होगा। यूजुअली हमारा जो फोकस रहता है शारीरिक स्वास्थ्य पे ज्यादा रहता है। और दूसरा
क्यों नहीं हम स्कूल को जहां पर बच्चे एक साथ मौजूद हैं वहां पर हम जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके थ्रू एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला दें, जैसे एनीमिया का चलता है। जैसे आपने देखा होगा, हम तीनों लोगों ने स्कूल में जरूर आपका एक बार डेंटल चेकअप हुआ होगा। क्यों नहीं हम मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉलो करें? वहां पर जहां पर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पहले आ जाएंगी ताकि उनकी सीवियरिटी नहीं बढ़े। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे अब हम जैसे जैसे केसेस देखते जाते हैं तो पता चलता है कि यार अगर इसे स्कूल में हम डिटेक्ट कर लेते तो ये पर्टिकुलर पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी नहीं होती जी। ये हो सकता है कि डिप्रेशन का इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है एंजाइटी की वजह से कोई बच्चा आज किसी कैरियर में हो सकता है कहीं और पहुंच जाता अगर हमने उसे एंजाइटी को पहले पकड़ा होता। तो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग मुझे ऐसा लगता है ये अनिवार्य कर देनी चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे बजट की जरूरत होगी। तो जैसा कि अभी सरकार ने टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग शुरू की, एक शुरुआत है कि सरकार बता रही कि हमारा मेंटल हेल्थ पर फोकस है। तो अगर हम स्कूल मेंटल हेल्थ पर फोकस करेंगे तो न केवल स्कूली बच्चे, क्योंकि कल वही जाकर के देश के निर्माता बनने वाले हैं, तो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में लेना होगा। स्क्रीनिंग करके बच्चों को हम आइसोलेट कर लेंगे, कहां पे काउंसलिंग की जरूरत है, कहां पर मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, कहां पर बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चों को जज किया जाता है, बुली किया जाता है और वो हमेशा आजीवन एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी ज्यादा गड़बड़ कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। स्कूल टीचर्स को मेंटल हेल्थ के बारे में ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। कब वो समय आएगा जब मुझे क्लास में निबंध लिखने को आएगा तनाव प्रबंधन, कब तक मैं पुराने ऑर्थोडॉक्स विषयों पर निबंध लिखता रहूंगा? क्यों नहीं मैं एप्लीकेशन लिखूं कि मेरा आज मन ठीक नहीं है, मुझे 10 दिन का अवकाश चाहिए, मैं क्यों हर हमेशा बुखार के लिए लिखूं? तो उसको स्कूल के करिकुलम में लाना बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर सत्यकांत ने। जामी सर, आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे। आपने बिल्कुल ये चूँकि हमने भी देखा है और ये है कि अब चूँकि आपने अध्ययन को कोट भी किया कि ये बच्चों के अंदर तनाव, और ये कोविड से पहले भी, कोविड ने तो इसको बढ़ा दिया है, लेकिन बच्चों में भी इस तरह के तनाव होते थे और इसके तनाव के अलग अलग कारण रहे हैं। तो टीचर्स को कम से कम इसके लिए तैयार करना चाहिए एज पहले स्टेप के तौर पे कि टीचर इस इशू को समझें ये है क्या, और पहले स्तर की जो एक स्क्रीनिंग है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और टीचर्स एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है इस क्षेत्र के, इसको मानते हुए जो बेसिक स्क्रीनिंग है वो करने में थोड़ा सा समझें। और फिर जिन बच्चों को मदद की ज़रूरत है, और जैसे आपने स्टेप्स बताए उसके के हो सकता है कि केवल आपको कुछ बातचीत करनी हो और वहाँ से शुरू हो सकता है किसी बच्चे को कुछ आपके आगे जाकर के कुछ और विशेषज्ञों की मदद की ज़रूरत हो। उस स्टेज तक के लिए हमारे पास एक ढांचा, एक सोच होनी चाहिए और शिक्षकों को हमें तैयार करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये पढ़ाई को रिकवर करने के साथ साथ या करीब करीब उतना ही आवश्यक है मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करना। बिल्कुल। डॉक्टर सत्यकांत, एक और मेरा आपसे सवाल है कि अभी क्या हो रहा है कि कोविड काल में 3 लहरें आ चुकी हैं, तो कभी स्कूल बंद होते हैं, कभी खुलते हैं, शिक्षा कभी ऑनलाइन हो जाती है, कभी ऑफलाइन हो जाती है, तो बच्चे इन जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको डील कैसे करें? देखिए, बच्चों को भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जो नया यूथ है मैंने उसमें ब्लेम टेंडेंसीज बहुत देखी हैं। वो लहरों को ब्लेम नहीं करें, वो ये मान के चलें कि जो भी सरकार या शासन डिसीजन लेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है शिक्षा को गेन करना। वो मेरा कंटिन्यूअस सतत प्रोग्राम चलता रहेगा, वो स्कूल के थ्रू हो या ऑनलाइन हो या माता पिता के माध्यम से हो। मेरा एक जो पोर्टफोलियो है, मेरा जो प्रोग्राम है वो तैयार रहेगा। इसमें उनके अभिभावक भी हेल्प करें और सरकारें हेल्प कर ही रही हैं, यूनिसेफ भी हेल्प कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को रियलिटी को आत्मसात करके ये समझना पड़ेगा कि हमारा एम है शिक्षा को लेना। हो सकता है एडवर्स कंडीशंस आए, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना। हो सकता है कि चौथी लहर आए, हो सकता है कि स्कूल फिर से बंद हो, लेकिन हमारा एम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जब स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल से शिक्षा लेंगे, नहीं खुलेगा तो हम बुक से लेंगे, नहीं होगा तो हम इंटरनेट से लेंगे, लेकिन हमारा एम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ब्लेम टेंडेंसीज करेंगे कि नहीं मेरा बोर्ड इसलिए खराब हो गया कि कोविड हो गया, तो उसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना है, आप ही परेशान होंगे। तो मैं ब्लेम टेंडेंसीज बहुत सारा बच्चों में देख रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर कोविड हो गया इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर हम पहले से ही जस्टिफिकेशन रखेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो ब्रेन को हम ट्रेंड कर रहे हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन चीजों पे फोकस करिए जो हमारे हाथ में है। कर्म प्रधान बनिए, अपना काम हमको ईमानदारी से करना है। बाकी चीजों पर, लहर पर और कोविड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो जैसी कंडीशन आएगी वी हैव टू डील दैट। डॉक्टर सत्यकांत, जामी सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकले होंगे और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने सीख ली होगी और सबक लिया होगा कि कितना ज़रूरी है कोविड के इस दौर में अपने बच्चों को स्कूल भेजना और ऑनलाइन शिक्षा भी दिलाना। हालात के साथ साथ हमको भी अपने आप को तैयार करना है, उसी अनुसार हमें ढलना है, जैसा कि डॉक्टर सत्यकांत ने भी कहा है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में